हेलो एवरीवन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीटर समाकलन प्रकार का मापक यंत्र है। तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर। 14 नंबर सारे लोगों का अब सही होना चाहिए। निम्न में से कौन सा मीटर समाकलन प्रकार का मापक यंत्र है। चंद्रशेखर और श्याम वर्मा का डी, रतन अमलेश का ए। एक क्वेश्चन हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। कहीं पर आपको एनर्जी मीटर लिखा मिलेगा तो कहीं वाट आवर मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, और डी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का आंसर। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। पहले भी हम लोग कई बार देख चुके हैं। समाकलन प्रकार का या फिर इंटीग्रेटिंग टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा एनर्जी मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। 15 फिर से रिपीट है क्वेश्चन, तो इसको हम स्किप करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन स्किप करेंगे, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पीएमएमसी मीटर किस चीज़ में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर, वाट मीटर, मल्टीमीटर या फिर अमीटर में। 16 नंबर अब आप अटेंड कीजिए। 16 नंबर अब आपको नंबर लिखने के बाद अटेंड करना है। 16 नंबर क्वेश्चन, पीएमएमसी हम लोग कहाँ पर लगाते हैं। वोल्ट मीटर में, वाट मीटर में, मल्टीमीटर में या फिर अमीटर में। सुनील का सी आ रहा है, विनय का ए आ रहा है, रामचंद्र का डी आ रहा है वाट मीटर में, रतन का बी आ रहा है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है, लोगों का बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है सारे लोगों का। पीएमएमसी हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। चंद्रशेखर गुप्ता का ए आया और अभिषेक पटेल का भी अब ए आ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा, सुपर सेक्शन का भी ए, चंद्रशेखर ए, अभिषेक पटेल ए। इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, मल्टीमीटर में यूज करते हैं। पीएमएमसी एक क्वाइल है, ठीक है। ये हम लोग मल्टीमीटर में यूज करते हैं, जहाँ से हम लोग वोल्टेज या करंट दोनों मेजर कर सकते हैं। 16 का सही आंसर ए होगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस उपकरण में एक डिस्क होती है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन पिक्चर याद होगा तो आप बता सकते हैं, और हम यहाँ पर डिस्क का पिक्चर दिखाएंगे भी कहाँ पर लगा होता है। अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है और ऊर्जा मापी है। आपको बताना है किस में डिस्क लगा होता है। ऊर्जा मापी में आंसर आ रहा है चंद्रशेखर का, और रामचंद्र का भी डी, अभिषेक का डी, रतन डी। सारे लोगों का आंसर डी आ रहा है। श्याम वर्मा का सी, वाट मीटर में। देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो डी ही होगा, ऊर्जा मापी में यूज होता है। और अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ए हमारा जो है ए डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। एक एनर्जी मीटर है और ए हमारा डिस्क है। यहाँ पर दो कॉइल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए दो कॉइल यूज करते हैं। इसको हम लोग प्रेशर कॉइल बोलते हैं, जो कि पैरेलल में लगा हुआ है। और नीचे में जो लगा हुआ है ये करंट कॉइल है, जो कि सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। और इस कॉइल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पर आपको ईडी करंट क्रिएट होगा। इस प्लेट में, जो कि एल्युमिनियम का बना होता है, इसमें ईडी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड में ईडी करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर जब कुछ आएगा तो उस पर फोर्स लगना शुरू होगा, और फोर्स लगने से क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। इस टाइप का आप यहाँ पर एनर्जी मीटर में लगा हुआ देखे भी होंगे। इस टाइप का ये डिस्क बाहर भी दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा होता है वो ब्रेकिंग मैग्नेट होता है। ब्रेकिंग मैग्नेट का काम क्या होता है। ब्रेकिंग मैग्नेट का काम होता है इसके स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है। अगर इसका स्पीड फास्ट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और जब इससे करंट फ्लो करेगा, एडी करंट जब इससे फ्लो कर रहा होगा, तो हमारा रामचंद्र कुमार का क्वेश्चन आ रहा है, प्रेशर कॉइल किसके पैरेलल है। सोर्स के पैरेलल। यहाँ पर जो हम लोग एसी सप्लाई दे करके रखे हैं, इसके पैरेलल में हमारा एक प्रेशर कॉइल लगा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर जो वोल्टेज दिए है भी इसके पैरेलल में हमारा प्रेशर कॉइल है, और यहाँ से ये जो करंट कॉइल है ये सीरीज में लगा हुआ है लोड के साथ, ठीक है। ये लोड के साथ सीरीज में है। और यहाँ पर जो ब्रेकिंग मैग्नेट होता है, इसको भी अगर अंदर लेकर के जाएंगे तो ये भी अपना फोर्स लगाना शुरू करेगा। और ये जो परमानेंट मैग्नेट का बना होता है ब्रेकिंग मैग्नेट, इसका काम होता है इसके स्पीड को कंट्रोल करना या फिर रोकना, इसलिए इसका नाम है ब्रेकिंग मैग्नेट, ठीक है। और कभी कभी आपने सुना होगा क्रीपिंग, क्रीपिंग का केस आपने सुना होगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो ए वोल्टेज है काफी ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग लोड अगर ना भी यूज कर रहे हो, मतलब एक करंट ना भी फ्लो कर रहा हो, तो भी हाई वोल्टेज की वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देता है, और हमारा जो बिजली बिल होता है वो ज्यादा करके आता है,
ठीक है। इस केस को हम लोग क्रीपिंग बोलते हैं। तो क्रीपिंग का दो वजह होता है, एक तो अत्यधिक मतलब यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज, और सेकंड फ्रिक्शन भी काउज होता है इसका। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आप लोग फ्रिक्शन ही चूज कीजिएगा। क्रीपिंग के लिए दोनों जिम्मेवार होता है, फ्रिक्शन भी और साथ में अधिक वोल्टेज भी। और भी दे क्रीपिंग का अगर केस रहा, थोड़ा बहुत भी हम लोग लोड देते हैं तो उस केस में हमारा जो ये डिस्क होता है काफ़ी तेज़ी से रोटेट करता है, और तेज़ रोटेट करेगा करेगा तो सिंपल है, बिजली बिल ज़्यादा आएगा। और उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनली दो ठो यहाँ पर छेद किया हुआ रहता है इसमें, ताकि क्रीपिंग से बचा जा सके। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। एक अमीटर में शंट का क्या कार्य होता है? एक अमीटर में शंट का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर किसी को प्रॉब्लम कुछ रह गया है, समझ में नहीं आया है, तो वो फिर से एक बार कमेंट कर लेंगे। जैसे रामचंद्र कुमार का था, प्रेशर कॉइल समझना था तो इन्होंने बोल दिया। और अब आपको क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट करना है। चंद्रशेखर का सबसे पहले बी आंसर आ रहा है। अमीटर में जो शंट लगा होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर अमीटर है तो यहाँ पर एक वायर जोड़ देते हैं। तो इस वायर का कार्य क्या है, किस लिए हम लोग ऐसा करते हैं? 18 का बी, फिर डी, बी, एक स्टूडेंट का ए भी आंसर आया है। बिना कारक आंसर ए है, करंट को गुजारने के लिए। और अब वो अपना जो आंसर था शायद चेंज कर रहे हैं। बिना कारक आंसर डी। तो सेकंड टाइम इन्होंने जो आंसर दिया है वो गलत है। चंद्रशेखर का आंसर सही है, करंट को। बिल्कुल, इस करंट को पास करने के लिए हम लोग शंट में लगाते हैं अमीटर। अमीटर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मतलब ज़्यादा करंट अगर फ्लो किया तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरा जो इसका रेटिंग है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने, अगर इसका कैपेसिटी 1 एम्पियर मेजर करने का है और हम लोग को 10 एम्पियर मेजर करना है, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक वायर लगा देंगे जहाँ से 9 एम्पियर करंट फ्लो कर जाएगा। 1 एम्पियर यहाँ पर फ्लो करेगा, और जब यहाँ पर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि टोटल जो करंट है 10 एम्पियर है। यहाँ पर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो हम लोग समझ लेंगे कि 5 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरेलल में हम लोग वायर लगाते हैं, ये सिर्फ करंट को पास कराने के लिए लगाते हैं। सही आंसर ए होगा, जो कि चंद्रशेखर गुप्ता और रत्ना अमलेश का मिला लास्ट में। काफ़ी लोगों ने गलत किया इसे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्रीपिंग, क्रीपिंग आ गया यहाँ पर। क्रीपिंग परिघटना निम्नलिखित में होती है, किसमें होती है क्रीपिंग की परिघटना? क्रीपिंग कहाँ पर देखने को मिलता है? अमीटर में, वोल्ट मीटर में, वाट मीटर में, या फिर वाट आवर मीटर? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, हमने ये भी बताया था कि वाट आवर मीटर किसे बोलते हैं। पहले बताया था एनर्जी मीटर और वाट आवर मीटर दोनों एक ही चीज़ है, और दोनों इंटीग्रेटिंग टाइप का डिवाइस है। और यहाँ पर क्रीपिंग भी मैंने बताया, पिक्चर था, पिक्चर में मैंने समझाया क्रीपिंग क्या होता है। और बिल्कुल सही सारे लोगों ने समझा है। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। वाट आवर मीटर में क्रीपिंग होता है, जिसमें क्या होता है, अचानक से जो इसका स्पीड होता है वो तेज हो जाता है, बिजली बिल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ रीजन लिखा हुआ है। क्रीपिंग का जो रीजन होगा, वाइब्रेशन, एक्सेसिव फ्रिक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड है, और साथ में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये सारा रीजन है क्रीपिंग का। क्रीपिंग इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द डिस्क इवन अंडर लाइट लोड। लोड काफ़ी कम है तो भी क्या करता है, ये वाट मीटर जो डिस्क है उसके स्पीड को बढ़ा देता है। और इसके अलावा ऊपर में क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर इज द फेनोमेनन इन विच द एल्युमिनियम डिस्क, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हम लोग एल्युमिनियम डिस्क यूज करते हैं, डिस्क के लिए जो मटेरियल होता है वो एल्युमिनियम का होता है। कंटिन्यूअसली व्हेन ओनली द वोल्टेज सप्लाइड, यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं तो भी ये जो डिस्क है रोटेट करता रहता है, ठीक है। और करंट कॉइल में उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, सिर्फ वोल्टेज कॉइल में करंट है और ये रोटेट कर रहा है। तो इसे हमने ठीक से समझ लिया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20। निम्नलिखित प्रतिरोध को सटीकता से किसके द्वारा मापा जा सकता है? हालांकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा रेजिस्टेंस हाई, लो या फिर मीडियम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर ए आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन था 20 नंबर, ये अधूरा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं गिवन है, किस रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो ऐसे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर तो लिखा है निम्नलिखित प्रतिरोध, लेकिन कौन सा प्रतिरोध, यहाँ पर किसी टाइप का कोई प्रतिरोध नहीं दिख रहा है।
यहाँ पर आपको याद रखना है जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग 3 डिवाइस यूज करते हैं। एक 3 मेथड अपनाते हैं, एक डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा है मेगर मेथड जो आप लोग को पता होगा, कई एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ये जो है हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर मेथड कई बार ऑप्शन में आपको मिलता है और 20 नंबर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर गुप्ता बोल रहे हैं ऑप्शन से कर सकते हैं। हाँ, फिर ऑप्शन में जो रेजिस्टेंस के लिए उसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हाई रेजिस्टेंस के लिए लॉस ऑफ चार्ज मेथड। हाई रेजिस्टेंस के लिए लॉस ऑफ चार्ज मेथड होगा, ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन में रहता है, सेकेंडरी में आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन में, और ये टर्सरी में याद रखना है। इसके अलावा जब मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करना होता है तो वहाँ पर हम लोग अमीटर वोल्टमीटर मेथड अपना सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड काफ़ी फेमस है, और कैरी फोस्टर ब्रिज मेथड ये जनरली पूछता है, ऑप्शन में आपको ये बहुत ज़्यादा दिखेगा कि मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा टेक्निक अपनाते हैं, तो इसमें कैरी फोस्टर जनरली मिल जाएगा ऑप्शन में। और लो के लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है पोटेंशियोमीटर मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मल्टीमीटर से क्या नहीं माप सकते हैं? मल्टीमीटर आई थिंक आप सबने देखा होगा, येलो कलर का जो होता है, लगभग मैक्सिमम लोगों के पास होता है, रखते हैं लोग। यहाँ पर आपको बताना है कि उससे हम लोग क्या मेजर नहीं कर सकते, प्रतिरोध क्षमता, वोल्टता, आवृत्ति या फिर धारा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका पिक्चर हम अभी दिखा देंगे, और एक इसका डी आंसर आ रहा है सुनील और चंद्रशेखर का। ठीक है, देख रहे हैं इसमें गलती किसका होता है। अभी तक तो सारे ही लोगों का आंसर सही आया है, और आई थिंक किसी का इसमें गलत नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा डी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग सीआरओ यूज करते हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एनर्जी मीटर में, और यहीं पर एक चीज़ और बता दें, इसको चलाने के लिए, मल्टीमीटर चलाने के लिए जनरली हम लोग 9 वोल्ट डीसी का यूज करते हैं। 9 वोल्ट का एक बैटरी आता है, उसका यूज करते हैं, जो एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर है एक एनर्जी मीटर में क्रीपिंग का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन आ गया 22, क्रीपिंग से रिलेटेड है फिर से। 22 का ए हेमंत कुमार बोल रहे हैं, हम लोग का भी नाम लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि मैं स्टार्टिंग का 2 3 4 नाम मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा नाम आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे। श्याम वर्मा का बी, और ए और सी और बी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, हालांकि इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर पहले बताया जा चुका है। मैंने बोला था अधिक वोल्टेज और अधिक घर्षण, ये दोनों रीजन होता है क्रीपिंग का, लेकिन जहां पर दोनों ऑप्शन में मिले वहां पर फ्रिक्शन को मार्क करना है, अत्यधिक घर्षण मार्क करना है। तो 22 का सही आंसर ए होगा। ए चंद्रशेखर का आया था, इसके अलावे रामचंद्र का आया है, रत्न अमलेश का आया है, और बहुत कम स्टूडेंट का आंसर ए आया। और शायद हेमंत कुमार लीजिए के बाद शायद ए लिखे हैं, पर कंफर्म कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। धारिता कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वेन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज या फिर हे ब्रिज? क्वेश्चन नंबर 23। 23 का सी आया है चंद्रशेखर का। अभिषेक नहीं मालूम, अभी बिल्कुल हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे याद रखने का, फिर आप इसे नहीं भूलिएगा। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रिज किस चीज़ के मेजर के लिए यूज होता है, और ए और सी लोगों का आंसर आ रहा है। 23 का जो सही आंसर है धारिता मेजर करने के लिए हम लोग वेन ब्रिज का यूज करते हैं। आपको याद रखना है एक टर्म ए ओ एच एम स्क्वायर, अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो ये सारा इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ए ओ एच एम स्क्वायर। ठीक है, ए ओ एच एम स्क्वायर, ए का मतलब है एंडरसन, ओ का मतलब है ओन, ठीक है, तो एंडरसन हो गया, ओ एन ब्रिज हो गया, ओ डब्ल्यू ई एन, और एच से हो गया हे ब्रिज, एच ए वाई एस।
और एम से 2 आता है, एक मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल, और एक मैक्सवेल, मैक्सवेल वेन। ठीक है, ये सारा इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। 2 एम है, जिसमें एक है मैक्सवेल ब्रिज और दूसरा है मैक्सवेल वेन ब्रिज। और ए ओ एच से, ए से हमने बताया एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, एंडरसन, उसके बाद ओ एन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद एच से था हेज ब्रिज। ये सारा हो गया इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। और इसके अलावे जो कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए होता है, उसमें 3 नाम याद रखना है आपको। ठीक है, पहला डी सौटी, पहला नाम याद रखना है डी सौटी, डी सौटी, SAUTY। दूसरा नाम रखना है शेयरिंग ब्रिज, SCHERING। इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, वो है वेन, जो कि दोनों में कॉमन होता है, WEIN। ये जो ब्रिज होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है WEIN। ठीक है, इससे हम लोग कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में गिवन था। इसके अलावा जो एंडरसन था हमारा, एंडरसन और हे, ये दोनों देख लिए, यहाँ पर है हे और एंडरसन, ये दोनों इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। तो ये याद रखना है। हेमंत कुमार पूछ रहे हैं टेस्ट डेली होता है, तो टेस्ट डेली नहीं होता है, पर कभी कभी गैप हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल नहीं हुआ था, इससे पहले कंटिन्यू डेली हो रहा था। 23 का शेयरिंग लिखे हुए थे रामचंद्र कुमार, तो यहाँ तो शेयरिंग ऑप्शन में है नहीं। शेयरिंग भी होगा, शेयरिंग के साथ डी सौटी और वेन तीनों याद रखना है। DSW इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। DSW जो होगा कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए, और AOHF स्क्वायर जो होगा, वो होगा इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। आप टेस्ट का डेट जानने के लिए नोटिफिकेशन तो ऐसे लोगों को चला ही जाता होगा। और आप दूसरा आप कर सकते हैं, अगर व्हाट्सअप नंबर है मेरा आपके पास, तो व्हाट्सअप नंबर पर उसका प्रोफाइल पिक्चर देख लिया कीजिए, वहाँ पर जनरली डेट मिल जाता है। रमेश कुमार बोल रहे हैं वेन ब्रिज इज यूज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए भी वेन ब्रिज यूज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम लोग वेन यूज करते हैं, और साथ में कैपेसिटेंस के लिए भी, दोनों में हो जाएगा वेन ब्रिज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगर आपने नोट कर लिया इसे, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 24। हेमंत कुमार आप लास्ट में नोट कर लीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर देख लिया कीजिएगा, वहाँ पर जनरली अपडेटेड रहता है टेस्ट का डेट। यहाँ पर है माप यंत्र की सुग्राहिता क्या है, जो माप यंत्र है उसका सुग्राहिता क्या है। हेमंत बोल रहे हैं व्हाट्सएप नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चंद्रशेखर सी आ रहा है, और 24 अदर लोगों का। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए अगर आप याद रखना चाहते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, अगर आप याद रख सकते हैं तो हैवी साइड ब्रिज है पहला, उसके अलावा 2 और कैंपबेल और कैरी फोस्टर, ये जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। रामचंद्र कुमार स्किप करने को बोल रहे हैं, और श्याम ए बोल रहे हैं, रतन सी, रमेश सी, सरिता सी। इसका जो सही आंसर होगा वो 24 का सी होगा। 24 का सही आंसर सी है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। मीटरों पर लगने वाले टॉर्क क्या होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होते हैं, या फिर ग्रेविटी कंट्रोल टॉर्क होते हैं, या फिर ए और बी दोनों होते हैं। मीटर पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग या फिर ग्रेविटी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 याद रख सकते हैं। 25 का आंसर सबसे पहले चंद्रशेखर गुप्ता का आया है ए, श्याम का सी, सुनील का सी, रत्न अमलेश का सी, चंद्रशेखर का भी, चंद्रशेखर का ए आ रहा है, विनय का ए आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होंगे, डिफ्लेक्टिंग और ग्रेविटी, ग्रेविटी कंट्रोल भी यूज होता है, लेकिन कब होता है, हर केस में हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल यूज नहीं करते हैं। एक कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में इसका यूज किया जाता है ग्रेविटी कंट्रोल का। यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो हर एक मीटर के लिए सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। ठीक है,
ग्रेविटी या फिर स्प्रिंग जो हम लोग करते हैं कंट्रोल, टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। दो मेथड, एक ग्रेविटी कंट्रोल मेथड और दूसरा है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो होगा हर एक मीटर के लिए, हर मीटर में लगेगा ही लगेगा। तो ए इसका सही आंसर है। और रमेश शायद शेयरिंग ब्रिज के लिए कुछ और भी लिखे थे, कमेंट किए थे, और मैं उसे देख नहीं पाया, निकल गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 है, ईएमएफ जनरेट किया जा सकता है। ईएमएफ जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? रासायनिक परिवर्तन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करने से भी इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, रमेश का 25 का आंसर सी आया था, परहैप्स उनका भी आंसर गलत है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए होगा 25 का। और 26 अब आप लोग को बताना है। डी आया चंद्रशेखर का, रत्न अमलेश का सी, उसके बाद डी डी सी, सी और डी के बीच लोगों का आंसर घूम रहा है। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, इस प्रिंसिपल का यूज, यहाँ पर जो बोल रहा है दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करने से करंट जनरेट होता है, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट का ही यूज होता है, या फिर इस स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसके अलावा बी भी सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए भी हम लोग ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। और पहला रासायनिक परिवर्तन सेल, आप लोग जानते हैं सेल आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें से सारा का सारा आंसर सही है। 26 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण विकर्षण। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण या फिर विकर्षण। असमान मतलब कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच क्या होगा? सही आंसर होगा ए। और रामचंद्र का बी आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ पोल है, तो वहां पर आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। सही आंसर ए होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, फ्रीक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता है? फ्रीक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता है? 28 बताना है आपको, फ्रीक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता है। जो लोग क्वेश्चन का सोर्स जानना चाहते हैं, मैं क्वेश्चन कहाँ से ले रहा हूँ उन लोगों को बता दूं कि ये सारा क्वेश्चन प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। और अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो व्हाट्सएप करके आप ये बुक पीडीएफ लिख करके भेज सकते हैं, हम आपको ये बुक व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, सारा क्वेश्चन एग्जाम से पहले सोल्व करना है। 28 का सी आ रहा है सारे ही लोगों का आंसर। सी इसका सही आंसर है, सारे लोगों का आंसर सही है। 28 का सी। थैंक यू।